हरेला पर्व के मौके पर देहरादून नगर निगम इस बार बड़े स्तर पर पौधारोपण और पौधों के वितरण का अभियान चला रहा है। नगर निगम करीब 5 लाख फलदार और सब्जियों के पौधे लोगों में बांटेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता और पोषण को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को सहजन के पौधे भी दिए जाएंगे और स्वयं सहायता समूह इस अभियान में अहम भूमिका निभाएगा। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है और हम लोग संस्कृति को मिशन पोषण जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना उससे जुड़ा है और इसको स्वच्छता से भी जोड़ा है, क्योंकि नगर निगम हम लोगों का आवश्यकता है। तो इसमें लगभग 5 लाख पौधों का हम वितरण करने जा रहे हैं। इसमें भिंडी, लौकी, तुरई, करेला, खीरा, ककड़ी, शिमला मिर्च, टमाटर जैसे पौधे होंगे और 5-5 पौधे अधिकार परिवारों में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वितरण किया जाएगा, क्योंकि 50 वार्डों में जो साफ सफाई स्वच्छता के लिए शुल्क होता है हमारी एसएचजी करती है और पहली बार 1 करोड़ 70 लाख रुपए एसएचजी द्वारा जो है इसमें कलेक्ट किए गए हैं। बहुत अच्छा प्रयास देहरादून में हो रहा है, तो उन्हीं महिलाओं को इस काम में भी लगाया जाएगा। ये सब्जी के पौधे का वितरण भी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक स्वच्छता का पंपलेट भी देंगे और स्वच्छता के बारे में भी बताएंगे कि सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, मेडिकल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, ये सब कैसे अलग करें और कैसे हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपने स्वच्छ शहर को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने समाज को, क्योंकि कूड़ा क्या होता है कि हमारी संस्कृति में ही सुबह उठते हैं सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं, लेकिन अपने घर से बाहर फेंक के अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। तो आप चाहें तो उस कूड़े के बारे में कितनी परिश्रम करना पड़ता है, उसका कलेक्शन करना, उसको मैकेनिकल जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक पहुँचाना, वहाँ से प्लांट तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और किसी भी शहर के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो लोगों में स्वच्छता की भावना का बहुत हम लोग का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जहाँ भी जमीन है, इनको 5-5 सहजन के पौधे भी देंगे। सहजन को गोल्डन प्लांट कहते हैं और उसकी पत्तियां हाईली प्रोटीन होता है, उसमें उसकी फली होती है। कक्षा 8 तक के बच्चों में मिड डे मील दिया जाता है, तो उसकी दाल में, आटे में पत्तियों को मिला सकते हैं, उसकी फली बच्चों के काम आएगी। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल जहाँ से डिमांड आती है सबको 5 फीट के लगभग ऊंचाई के 4 से 5 फीट के सहजन के भी हाइब्रिड प्लांट देंगे। रामनगर में एक निजी स्कूल की बस की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दवा लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बस ने उसे टक्कर मार दी। परिजनों ने बस चालक की लापरवाही और स्कूल प्रबंधन की संवेदनशीलता का आरोप लगाया है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। जी, मेरा नाम राहुल रातोड़े और मैं आया हूं कर्नाटक से। कर्नाटक का धारवाड़ नाम का एक सिटी है, जहां से मैं आज देहरादून सिर्फ छात्रों की गूंज जो कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम में है, इसी को सिर्फ अटेंड करने के लिए मैं आया हूं। और यहाँ पे आने का मेरा एक मेन रीजन ये था कि मैं राहुल गांधी जी को देखूं, उनसे मिलूं। मैं पर्सनली तो मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने उनको सुना। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, बहुत अच्छे मुद्दों पे बात किया और अंत में उन्होंने सलूशन पे भी बात किया कि जो आज समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते। और मेरा एक उम्मीद ये था आज राहुल गांधी जी से कि मैंने एक पोस्टर लाया था, जो कि पोस्टर अभी फिलहाल फट चुका है भीड़ भाड़ में। तो इस पे लिखा हुआ है कि राहुल गांधी जी प्लीज ब्रिंग छात्रों की गूंज टू धारवाड़, जो कि एक कर्नाटक का एक सिटी है, जो कि एक नॉर्थ कर्नाटक का लीडिंग एजुकेशनल हब है, जहां पे लाखों युवा पूरा कर्नाटक से पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी के लिए आते। तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को एक बार धारवाड़ में भी आए और छात्रों की गूंज वहां पे भी एक जिस तरीके से आज देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था और लास्ट 16 जुलाई को
कोटा में ऑर्गेनाइज किया गया था, आज 17 जुलाई को देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में धारवाड़ का भी एक शेड्यूल ऐड किया जाए। राहुल गांधी जी को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सर कोई पॉलिटिक्स इसमें ना लाइए, विद्यार्थियों के लिए आइए सर, प्लीज वी रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ज़ैबा अली है और मैं मसूरी से आई हूँ। अच्छा, आज राहुल गांधी को आपने सुना है, कैसे उनके विचार लगे आपको? वो जो बातें हो जी, उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मैं उनको पहले से सुनती आ रही हूँ और आज मुझे उनको सामने से देख के और ज़्यादा अच्छा लगा। मैं यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक हर जगह उनको सुनती हूँ। उनकी मेन विचारधारा कभी भी भेदभाव, रिलीजन को लेके, किसी भी चीज़ को, गरीब अमीर को लेके नहीं है। उनको है एजुकेशन, अपने भारत को अच्छा करना और बाहर जैसा बाहर की दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी चल रही है वैसा बनाना। ये नहीं कि बदल के रख देना। जैसे यहाँ पे ही देख लो, मैं अपने उत्तराखंड की बात करूँ तो इन्होंने पूरे ऋषिकेश रोड पे पेड़ काट दिए हैं, हर जगह इन्होंने पेड़ काट दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनाना है 4 लेन। उस 4 लेन से हमें कोई फायदा नहीं है, उस 4 लेन से इनको ही फायदे हैं, उससे इनके पास पैसे आएंगे। इनको हमारी एजुकेशन की कोई फिक्र नहीं है, इनको हमारी कोई फिक्र नहीं है, इनको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें है अंबानी, ये सब इन लोगों की फिक्र है इनको। हम अगर अपनी कोई मांग रख रहे हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक जी को देख लो, वो वहाँ पे इतने दिन से भूखे हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। हमें नहीं पता हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या है, वो हमारे लिए पेपर बैठ के नहीं बनाते, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने पेपर लीक नहीं करवाया तो उन्होंने पेपर बनाया भी नहीं है, उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम खुद ही पेपर दे लेंगे ना बैठ के। हमें ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं चाहिए। हम रिजाइन मांग रहे हैं। हम यहाँ पागल नहीं है, जो पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, बाहर तक ये बातें जा चुकी हैं। मोदी जी अभी बाहर गए थे, वहाँ के लोग भी उनको भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही हमारी यूथ की नहीं सुन रहा, जब वो अपनी यूथ की नहीं सुन रहा, वो इन लोगों की नहीं सुन रहा जो आगे जाके काम करने वाले, तो वो किसकी सुनेगा? हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए ही नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए। हम अपने एक दूसरे के हिसाब से ही चल लेंगे ना। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सुन रहे हैं। हमने बीजेपी को लाके किया क्या है? बीजेपी ने क्या किया है? आतंकवाद फैला दिया, आपस में लड़ाई करवा दी। पहले तो इतने कभी झगड़े नहीं हुए। जब एक टाइम पे एक मुस्लिम था यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तब तो यहाँ पे लड़ाई जंगे नहीं होते थे। अब मुस्लिमों को, अब हिंदुओं को भी खतरा हो गया यहाँ पे रहने से, सबको खतरा हो गया यहाँ पे रहने से। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बस वोट कमा रहे हैं। इनको अपनी जेब गरम करनी है। खुद तो इनके जो बच्चे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, एक्ट्रेस के, इनके बच्चे तो खुद जाके बाहर पढ़ लेंगे। यहाँ पे कौन बचेगा? अनबख्त बचेंगे और हम लोग बचेंगे गरीब, और कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। तो मैं यही बोलूंगी कि जो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, पहले तो इनको इस्तीफा देने के लिए बोले। और मैं बहुत ज्यादा अपने जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगी कि अगर भारत को आगे चलाना है और बचाना है और आगे बढ़ाना है तो राहुल गांधी, अगर आपको राहुल गांधी भी पसंद नहीं कि वो तो भेदभाव करता, अगर आप लोगों की सोच ऐसी है, नहीं बदली जा रही, तो किसी एजुकेटेड पर्सन को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना। मैं इतना ही बोलूंगी। जी, अभी आपने कहा कि वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। जी, वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये बात आप सब जानते हैं। जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो इस टाइम पे चल रहा है। आज इतना यूथ यहाँ निकल के आया है, जी। यूथ आखिर वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं कर पाते हैं? कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी क्यों वोट नहीं उन पे पड़ रहा है? एक आपको पता है, वोट चोरी सबसे मेन दिक्कत। राहुल गांधी ने कुछ टाइम पहले एक और चीज दिखाई थी ना फोन में अपने, कितनी वोट चोरी पूरे वो स्क्रीन पे आए थे। जैसे आज भाषण हुआ है वैसे ही उन्होंने दिखाया था कि वोट चोरी कितनी हुई। सेम नाम के लोग, सेम फोटो के लोग, बाहर देश के लोग इंडिया में वोट कैसे डाल सकते हैं? देखा है ना आप लोगों ने। तो मैं कैसे बोल दूं कि मोदी एकदम अपने होशियारीपन से, एकदम रियलिटी से जीत रहे हैं, वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम ज़ैबा अली है। नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं? देखिए, मेरा नाम अभिनव चौहान है और मैं यहीं उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र का एक छात्र हूँ। और फिलहाल अभी मैंने लास्ट ईयर अभी जेई IIT जेई का एग्ज़ाम दिया है और मेरे भाई बहन भी है, तो उन्होंने अभी नीट का एग्ज़ाम भी दिया है। तो कई उनमें से मेंटली डिप्रेस्ड है, अभी कई सारे लोग हैं जो कि सिस्टम से खफा है। और को आपने आज सुना है, कैसे उनके विचार लगे आपको? देखिए, राहुल गांधी जी को सुना है, बिल्कुल सुना है, बहुत बेहतरीन विचार लगे, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई है सरकार के जो ये पेपर लीक, पेपर माफियाओं के खिलाफ एक आवाज़ उठाई है। युवाओं की जो आवाज़ है उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं युवा कि ऐसे और भी कई राजनेता आएँ और युवाओं की आवाज़ को एक मंच दें। और मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने देश के युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली पहुँचे, क्योंकि सोनम वांगचुक जी वहाँ पे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करने की कृपा कर रहे हैं। और हमारी सरकार, भारत सरकार, इतनी शर्मनाक हो चुकी है कि
कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से इसके ऊपर कोई भी एक ऑफिशियल टिप्पणी नहीं हुई है। मानवी मेहरा है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। और आज ये जो रैली नहीं बोलेंगे, इसे एक पॉलिटिकल मीटिंग भी नहीं है, ये एज अ यूथ की मीटिंग थी। जो हम राहुल गांधी को एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं देख रहे थे, एज अ यूथ का नेता देख रहे थे। और उन्होंने आज जितनी भी बातें की हैं वो बहुत ज़्यादा सच है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की है, जो इस करंट सरकार जो नहीं बात कर रही है, जिसके बारे में स्टूडेंट्स के हक के बारे में बात की। और उन्होंने बहुत बेसिक सवाल पूछे हैं, बेसिक चीज़ें बोली है, जैसे एनटीए बच्चों को, जब मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, 2024 में पेपर लीक हुआ था, सो आई वॉज अफेक्टेड बाय इट। और उसके बाद 2024 में जब नीट का पेपर देने जाते हैं, हमारी चप्पल निकाल दी जाती है, कानों से टॉप्स निकाल दिए जाते हैं। बट जो असलियत में वहाँ पे बैठे हुए पेपर लीक करवा रहे हैं, या जो इतने ज़्यादा लाइक पेपरों को मतलब एक हिसाब से बिजनेस बना दिया उन्होंने एग्ज़ाम्स को, वो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अकाउंटेबल करंट सरकार तो बिल्कुल भी नहीं है। अनशन पे बैठे हैं सोनम वांगचुक जी, हमारे लिए बैठे हैं। और आपने ये वाला नीट का पेपर दिया था जो लीक हो गया? नहीं सॉरी सर, मैंने वो 2024 में मैंने अपना फील्ड चेंज कर लिया था। क्या आप दिल्ली जाएंगे सोनम वांगचुक? यस सर, ऑफ कोर्स। मैं 19 को मैंने कौन से फील्ड अब आप इस टाइम आप हैं कौन से? सर अभी मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। मैं बायोलॉजी के फील्ड से थे, तो मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ जीबी पंत यूनिवर्सिटी से। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? संदेश मतलब एज सच तो कुछ नहीं दिया है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ये स्टूडेंट्स के बिहाफ में कंडक्ट करवाई गई थी। उनके लाइक अभी जो पेपर लीक का मुद्दा जो मेन चल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है, कोई अभी भी परेशान है नीट के। मैं खुद नीट एस्पिरेंट रही हूँ 2024 में, मैंने भी दिया था और मैंने CUT भी दिया था। और काफ़ी जुलाई एंड तक मुझे अभी तक याद है CUT का रिज़ल्ट बहुत लेट आया था, जिससे मेरा एडमिशन प्रोसेस में मतलब रुक गया था, नहीं हुआ। तो प्राइवेट कंपनी समझती नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि ये सब सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी को पे नहीं जाना चाहिए, ये सरकार को खुद कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइवेट कंपनी की नहीं। टनकपुर के शारदा घाट मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने प्रभावित लोगों और निर्माण एजेंसी के साथ बैठक की। प्रशासन ने कहा कि नुकसान की भरपाई की जाएगी और विकास कार्य पूरा पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। पौड़ी में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली। उन्होंने वर्ष 2010 से पहले नियुक्ति शिक्षकों के TET से छूट देने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए ITV हिंदुस्तान। धन्यवाद। आज हमारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन था, और हमारा 2 सूत्रीय, एक तो हमारा TET 1 सितंबर 2025 के बाद जो सरकार ने लागू किया है कि 1 अप्रैल 2010 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी TET शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। और नंबर 2, जो हमारे 80 लाख कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी NPS से आच्छादित हैं, उनको OPS में लाया जाए। एक नेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो एक नेशन एक पेंशन की बात भी कर्मचारी और शिक्षक आज कर रहे हैं। सरकार को निश्चित तौर पे हमारी मांगों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में चुनाव भी हैं। तो निश्चित तौर पे 1 नेशन 1 पेंशन की बात की जाती है, तो एक तरफ तो जो हमारे माननीय लोग हैं उनको OPS दी जा रही है, और हमारे कर्मचारी जो 30 से 35 साल की सेवा करके घर जा रहा है। आजकल हमारे 2005 के बाद जो नियुक्त लोग हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी 7 से 8 हज़ार रुपये पेंशन हो रही है। हमारे तमाम शिक्षक अभी रिटायर हुए हैं, उनके 8 हज़ार रुपये पेंशन हुई है, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। निश्चित तौर पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारा चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक किया जाएगा। शिक्षकों का स्पष्ट मानना है कि हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले पे हम बैठे हुए हैं, और हम राष्ट्र निर्माता लोग हैं। हमने निश्चित तौर पे संगठन ने एक निर्णय लिया है कि जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में MPS और TET से मुक्ति की बात करेगा, हम उसी को इस बार अपना समर्थन देंगे। और हमारा एक से एक शिक्षक पढ़ा लिखा है और वो जागृत है, जैसे हम अपने हितों के लिए जाग चुके हैं, और निश्चित तौर पर हमारा समर्थन उसी के साथ रहेगा जो हमारी मांगों को मानेगा। वो हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष पोखड़ा थे,
और उन्होंने तत्काल अपना त्यागपत्र दिया था और पंचायत चुनाव लड़ा और वो ब्लॉक प्रमुख बने। उनको संगठन ने भरपूर साथ उनका उस समय दिया था। तो अब वो अभी अपने आप को जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक शिक्षक मानते हैं और उन्होंने यहाँ मंच से घोषणा भी की है कि निकट भविष्य में अगर कहीं देहरादून, दिल्ली कहीं भी आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो एक जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं, एक शिक्षक के तौर पे हमारे साथ रहेंगे और हमारे से कंधा मिला करके चलेंगे। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पे ADM साहब यहाँ पे हमारे ज्ञापन लेने के लिए आए थे। उन्होंने हमें स्पष्ट कहा है कि हम तत्समय इसको मेल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रेषित कर देंगे। पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। और आज जिला मुख्यालय मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिला पौड़ी गढ़वाल के समस्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन के समस्त पदाधिकारी, समस्त शिक्षक शिक्षिका बहनें और जितने भी फ्रंट कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी थे वो OPS और OPS के अलावा जो शिक्षकों की अब प्रत्येक राज्य कर्मचारी की जो 2005 के बाद नियुक्त हैं उनकी एक मांग है OPS। लेकिन वर्तमान सरकार ने चूंकि शिक्षा विभाग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक मानव संसाधन में सबसे बड़ा विभाग है, तो सबसे पहले शिक्षा विभाग को दबाने के लिए और उनकी OPS की मांग को ख़त्म करने के लिए उसको शिफ्ट किया गया कि प्रत्येक टीचर क्या करेगा 2028 तक UTET करेगा, CTET करेगा। जबकि आप भली प्रकार से जानते हैं कि किसी भी विभाग में जब नियुक्तियां निकलती है उसकी सेवा शर्तें क्या हैं और किस प्रकार से विज्ञापन निकाला है। उन्हीं विज्ञप्ति के अनुसार सब शिक्षक शिक्षिकाएं करीब कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 32 साल से, कोई 34 साल के, किसी का 1 वर्ष रहा है अपना अवकाश प्राप्त के लिए, उस समय से कार्य करें। लेकिन एक ज़बरदस्ती तुगलकी फरमान यहाँ जारी कर दिया गया कि आपको 2027-28 तक UTET या CTET करना है, तब आपका अस्तित्व है विभाग में और पदोन्नति के लिए भी ये अनिवार्य शर्त रखी गई है। जबकि RT 2010 से पहले जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं नियुक्त हैं उन पे RT एक्ट 2010 के अनुसार UTET CTET कहीं लागू ही नहीं होता। चाहे आप NCT की वेबसाइट देख लीजिए, NCT जो नियामक प्राधिकरण एक पूरे भारत में शिक्षा विभाग के लिए जो नियम कानून बनाता है, चाहे आप उनसे जानकारी प्राप्त कर लें, कहीं 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं पे UTET या CTET लागू नहीं होता। देखो, मैं अपनी बात ईमानदारी से रखता हूँ। इससे पहले पिछले पंचायत इलेक्शन में 2025 में नामांकन की तिथि 5 जुलाई थी और 3 जुलाई को मेरा रेजिग्नेशन स्वीकृत होता है। तो इससे पहले मैं 20 साल शिक्षक रहा हूं और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संगठन का पोखरा ब्लॉक का प्राथमिक शिक्षक संगठन का अध्यक्ष भी रहा हूं। तो इस नाते, और मेरी धर्मपत्नी स्वयं शिक्षिका है और मैं भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिक्षक विभाग की, चाहे मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ या राजनीतिक जीवन में, मैं इसी की रोटी खा रहा हूँ। तो मेरा परम कर्तव्य बनता है और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं पहले एक शिक्षक होने के नाते और वर्तमान में जो किसी राजनीति के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी के जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि किसी भी संगठनों को अपना समर्थन देना, उस समर्थन के तहत मैं आज यहाँ पे शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना समर्थन देने के लिए आया था। अब ये जैसा कि आप लोगों ने देखा है, कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी एसोसिएशन के जुलूस के रूप में एक आए थे और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को संबोधित है और हमको ये ज्ञापन दिया गया है। उनकी जो इसमें मुख्य रूप से मांगे हैं वो हम शासन के माध्यम से संबंधित महानुभावों को प्रेषित करने जा रहे हैं। नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। वो लोग आए हैं, जुलूस लेकर के आए और मुझे ज्ञापन दिया और उसके बाद वो चले गए हैं। कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया गया उनके द्वारा। वो संख्या में ज़्यादा थे इसलिए लग रहा था वहाँ, लेकिन वो लोग आए हैं और तुरंत मुझे अवगत कराया और मैंने उनका ज्ञापन प्राप्त किया गया। मतलब शांतिपूर्ण रहा इनका कार्यक्रम? हाँ, शांतिपूर्ण रहा। जैसे कि इस समय जुलाई माह चल रहा है और निश्चित रूप से मेरा भी मानना है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और इस समय शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के कारण जो एक काला कानून एक TET की बाध्यता के रूप में और हमारा OPS की जो मांग, OPS की जो योजना थी उसको समाप्त करते हुए और NPS और UPS की जो योजना लाई गई है,
उसके विरोध में हमें विवश होकर के आज आंदोलन के लिए अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमें आज पौड़ी की सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि जो संसद में कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए जो नीतियां बनाते हैं वो तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी बेचारे बाहर सुरक्षा देते हैं, उनके जो सरकार के जो अंग हैं कर्मचारी, उनके लिए जो है पेंशन की कोई योजना नहीं है। एक सांसद, एक विधायक, एक एमएलसी अगर एक दिन भी विधायक रहता है या एक दिन भी सांसद रहता है तो उनके लिए पेंशन की योजना है, लेकिन वहीं कर्मचारी, अधिकारी अगर 30 और 35 साल की सेवा करने के बाद उनको ओपीएस के लाभ से जो है वंचित कर दिया जाता है। वहीं टीईटी की बाध्यता, हमारे शिक्षक इतने अनुभवी हो चुके हैं, वो जो है 30-30, 35-35 साल की उनकी सेवाएं हो चुकी हैं और कहा भी गया है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। तो ये तो शिक्षक समाज है और उनके अनुभवों को कहीं पे भी नहीं देखा जा रहा है और एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर उनका मूल्यांकन करना कहीं तर्कसंगत नहीं है। और जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता पे रहेगी, शिक्षक आंदोलनरत रहेगा और जहां शिक्षक आंदोलनरत रहा है, ये शिक्षकों का, कर्मचारियों का एक इतिहास रहा है कि हमने सरकारें बदली भी हैं और सरकार बनाई भी हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, यदि ये राज्य सरकार समय पे चेती नहीं और केंद्र सरकार भी समय पे चेती नहीं तो निश्चित रूप से कर्मचारी आंदोलित होगा और प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को बदलने का दम भी कर्मचारी संगठन रखता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि निश्चित रूप से हम राष्ट्र के निर्माता हैं और वर्तमान समय तक हमने अपने पूरे मनोवेग से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए भी जिम्मेदार हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार है कि आज प्रदेश का शिक्षक जो है सड़कों पर है आंदोलन के लिए। परेशानी शिक्षक है, एक तो आज इतनी दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक है और विषम परिस्थितियों में यहाँ आया है। वैसे ही बरसात का मौसम है, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों के लिए पौड़ी मुख्यालय पहुंचा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी न हो। आज का कार्यक्रम हमारा जिला अध्यक्ष जी के सौजन्य से और उनके सहयोग से और जितने ब्लॉक के हमारे टीचर से उनके से बहुत ही बढ़िया रहा और सफल आयोजन रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ भविष्य में अगर हमें ऐसी नौबत आए तो हम तन मन धन से अपने जिलाध्यक्ष के साथ हैं और हम तब तक साथ देंगे, तब तक साथ लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी न हो। बिल्कुल, शिक्षक समुदाय जो है बहुत बड़ा है और हम लोगों के वोट पर देश के जो नेता हैं उनका भविष्य निर्भर है। जो हमारी मांगों पे ध्यान देगा और हमारा सहयोग करेगा और जो दोनों मांगें हमारी पूरी करेगा उसको हम वोट देंगे और सहयोग भी करेंगे।